अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो भी एज लाइव है और जितनी भी अब तक की लेटेस्ट खबरें हैं, तकरीबन 6 से 7 खबरें हैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहली जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत ही एक तशवीशनाक खबर आ रही है कि शॉपिंग मॉल के ऊपर हमला हुआ है और 100 से ज़ायद अफराद जो हैं इसमें शदीद ज़ख्मी हैं और 40 के करीब जो लोग हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। क्या मामला है, कहाँ पर पेश आया, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि वो भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात सियासतें कर रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो एड ना मिले। आईएमएफ तक के जो चीज़ें हैं और हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अब फाइनली भारत ने अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है और बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारत का। उसके ऊपर भी आपको मैं अपडेट करूंगी। तीसरा मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा मंसूबा लॉन्च कर दिया है कि पाकिस्तान सही मानों में अब सुपर पावर बनने के बिल्कुल नज़दीक है। आप कहेंगे एकदम से क्या हो गया है, ये कहीं खान साहब वाला वो मंसूबा तो नहीं है जो खान साहब ने कहा था कि कराची में एक समंदर है और समंदर में एक कुआं है और कुएं के अंदर गैस है और वो गैस निकलने वाली है और उसके बाद पाकिस्तान नंबर 1 बन जाएगा। और बाद में जब पूछा कि वो कहाँ गई गैस तो खान साहब ने कहा वो लीक हो गई है। नहीं जी, ऐसा मैं कोई मंसूबा आपको नहीं बताने जा रही, मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको एक और बड़ी खुशखबरी सुनानी है कि एक मंसूबा जो है वो और मंजूर हुआ है, मगर इसके साथ एक बुरी खबर भी है, वो भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा जज शौकत सिद्दीकी जो है 2018 से वो इंसाफ मांग रहे थे और फाइनली उनको इंसाफ मिला है और उन्होंने इंसाफ मिलने के बाद फांसी का मुतालबा कर दिया है। तो उन्होंने फांसी भी अपने आप को लगाने की बात की है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो और इसके पीछे की क्या कहानी है और इसको क्यों इतना वायरल किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और खबर ये है कि सनम जावेद को फाइनली इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। ये सारी खबरें जो है मैं वन बाय वन जो है वो आपके सामने रखती हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यह है कि आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोग खुलेआम और एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसका शिकार पाकिस्तान रहा है। आपने देखा वजीरिस्तान के अंदर इन्होंने हमला किया अभी 2 दिन पहले और हमारे फौजी जवान जो हैं 7 के करीब शहीद हुए। आपने देखा कि किस तरह से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। फिर उससे पहले आपने देखा कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। फिर उससे पहले आपने देखा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। फिर आपने देखा कि उससे पहले ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। और अब जो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है जिसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। क्योंकि आपको याद है कि 9/11 जब हुआ था तो अमेरिका ने किस तरह पूरी दुनिया के अंदर, पंजाबी में वो कहते हैं, थरथल्ली मचा दी थी और सबके ऊपर पाबंदियां लगाई थी। और ऐसे में अब ये एक बड़ा हमला होना कोई छोटी बात नहीं है और ये हमला हुआ है जी रशिया के अंदर, जहां पर एक शॉपिंग मॉल के अंदर धमाका हुआ है और 100 से जायद अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी और 40 के करीब जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इसकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बता देती हूँ कि अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि आलमी दहशतगर्दी गर्द जो तंजीम है, मैं नाम नहीं उनका लूँगी क्योंकि कल अदम तंजीम है और यहाँ सोशल मीडिया पर जब हम लोग नाम लेते हैं तो बहुत सारे हमें जो है ना कॉपीराइट्स के मसले आ जाते हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उन्होंने बेसिकली मॉस्को मॉस्को जो इलाका है रूस का, वहाँ के नवाही इलाके का एक क्रॉकस सिटी मैरिज सिटी हॉल है, वहाँ पर इन्होंने ये हमले किए हैं। और उसके बाद इस कल अदम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। और मज़ेदार बात यह है कि वो अमेरिका जिस कल अदम तंजीम का नाम ले रहा है उसी का स्पॉन्सर अमेरिका है। तो ऐसे में जो है वो अब रशिया जो है वो क्या स्टांस लेता है, रशिया अब क्या करता है, रशिया अमेरिका के खिलाफ कुछ करेगा या उस कल अदम तंजीम के खिलाफ कुछ करेगा या असल जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ेगा। जो भी चीज़ें सामने आएंगी मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगी। दूसरी खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि वो भारत जिसने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला चला जाए, वो भारत जिसने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सरशिप करके पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ किया जाए, वो भारत जिसने अपनी हर मुमकिन कोशिश की लेकिन हर बार उनका अभिनंदन और हर बार उनका कुलभूषण यादव जो है वो पकड़ा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के जो अफवाज हैं वो अपनी हिफाजत करना जानते हैं और अल्लाह ताला उनकी खुद हिफाजत कर रहा है। अब ऐसे में भारत जो है उसके बारे में जो बड़ी लॉबिंग फर्म्स ये हायर करा रहे थे और इधर उधर सारा कुछ कर रहे थे, अमरीकी कमीशन ने फाइनली भारत को खसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी है। इसकी थोड़ी सी तफसीलात सुन लें कि भारत के अंदर इंसानी हकूक की सूरत हाल के ऊपर अमेरिकी कांग्रेस कमीशन का इजलास हुआ
जिसमें गवाही दी गई कि भारत के अंदर मुसलमानों और ईसाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आपको पता है कि अभी इन्होंने जो अपना वो एक राम मंदिर या क्या बनाया है, वो भी इन्होंने मस्जिद तोड़ के बनाया। फिर आपको बल्कि मस्जिद को शहीद कह करके जो है इन्होंने बनाया। फिर आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले भारत के अंदर से ये वीडियोज़ वायरल हुए थे, जहाँ सड़क के ऊपर जो है रमज़ान के अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और उनको ठुड्डे मारे गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इसके अलावा भी तशद्दुद के बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो आपके सेक्युलर भारत से आते रहते हैं। इवन के अभी थोड़े दिन पहले भारत से एक और वीडियो आया था, जहाँ पर एक गैर मुल्की सयाह के साथ वहाँ पर जिनसी दरिंदगी की गई। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अब ये जो इजलास हुआ, इसमें भारत के अंदर मीडिया और इंटरनेट के ऊपर पाबंदी समेत दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों की भी गवाही दी गई है। और कमीशन के चेयरमैन जेम्स पेट्रिक ने कहा कि अक्सर मसाइल की वजह भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से भारत की सेक्युलर जमात को तब्दील करके इससे हिंदू बनाने की कोशिश है। क्योंकि जब से ये बीजेपी वाले आए हैं, ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ये समझते हैं कि हम हिंदुत्व की नज़रिए के ऊपर चलते हुए जो है ना पूरे इंडिया को हिंदू बना देंगे। हालांकि वो एक सेक्युलर मुल्क है, वहाँ पर ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, कादियानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो बाहर से दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी वहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो ऐसे में मोदी का ये ख्वाब कि जी पूरा हिंदू समाज बन जाए और सिर्फ सारे हिंदू बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। खैर, अगर इंडिया के ऊपर पाबंदी लगती है तो मेरे ख्याल से कि शायद ये बंदे के पुत्र बने और इनको ख्याल आए कि जब दूसरों के लिए आप गड़ा खोदते हैं तो आपके अपने लिए क्या होता है। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ आज की एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर। बुरी खबर ये है कि अज्यूम किया जा रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा है कि जितनी भी आपने लेवी या जितनी भी आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं उसको वापस लें, ताकि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। अब आपको पता है कि इस महीने जो हमें बिजली के बिल्स आएंगे, वो एक महीने के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसी में उन्होंने एडजस्टमेंट करनी है पूरे साल की। तो लोगों की चीखें वैसे ही निकल जानी है। और फिर ऊपर से ये तजवीज़ आई है कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 50 रुपये महंगा होने जा रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो सोचें कि क्या होगा और लोगों का पारा कहाँ जाएगा और लोग क्या करेंगे और इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मजबूरी पाकिस्तान की ये है, रियासत की है। अभी शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले कहा था कि हम बड़े मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि पैसे किससे लेने हैं? आईएमएफ से लेने हैं। और आईएमएफ जो अपनी शराइत रख रहा है वो लोगों को तंग करने वाली शराइत जो है वो रख रहा है, और आईएमएफ का तो काम ही यही है। बहरहाल 2016-17 के अंदर तो नवाज शरीफ ने आईएमएफ को हमेशा के लिए गुड बाय भी कह दिया था, लेकिन फिर वो कुछ ताकतों को, कुछ कुव्वतों को पसंद नहीं आया था। उन्हें लगा कि शायद कशकोल पकड़ना ही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर अब क्या कहा जा सकता है? अब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो अच्छी खबर। बुरी खबर तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान 70 मेगावाट के हाइड्रो पावर मंसूबों के ऊपर दस्तखत हो गए हैं। और सऊदी वफ्द की क़यादत जो है वो सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद ने की थी, जिसके बाद 48 मेगावाट के शूटर हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं। और मंसूबे के ऊपर 6 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की लागत आएगी, जो लोगों के लिए जो है वो आसानी का बायस बनेगी। अब मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ एक और ख़बर। वो ये है कि जज शौकत सिद्दीकी जो हैं वो खुलकर बोले हैं और उन्होंने कहा है कि उनको जो है वो फांसी दे दी जाए। इसके ऊपर जो है पीटीआई बहुत खुलकर बात कर रही है, और प्रोपेगेंडा करने में तो पीटीआई वैसे ही नंबर 1 है। अब वो कह रहे हैं कि जी देखें जी, जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी हैं उन्होंने खुद के लिए मुतालबा कर दिया। असल में उन्होंने ये मुतालबा इसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके आपको बताया जा रहा है। शौकत सिद्दीकी वो जज हैं जिनके घर के अंदर 2 मरतबा मुबैना तौर पे उनके बयान और उनके अकॉर्डिंगली जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को 2 मरतबा इनके घर पे भेजा था कि हमने इमरान खान को लॉन्च करना है, नवाज शरीफ को माइनस करना है। आप नवाज शरीफ को सजा देंगे तो फिर हम उनको जिला वतन करके इमरान खान को लॉन्च करेंगे 2018 में। और आपको याद ही होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं इन्होंने जब इनकार कर दिया था तो इसके ऊपर वो एक तारीखी कलमा बोलते हैं, वो जो इनके सामने मुकालमा किया था जनरल फैज़ ने, कि उन्होंने कहा था कि अगर आप उनको सज़ा नहीं देंगे तो फिर तो आप हमारी 2 साल की मेहनत को ज़ाया कर देंगे। तो फाइनली जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो रिलीफ भी मिल गया है, इंसाफ भी मिल गया है, और अब वो एक रिटायर्ड जज के तौर पर जो हैं वो कहलाएंगे, ना कि निकाले हुए जज के तौर पर या सजा याफ्ता जज के तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एक रिटायर्ड जज को मराहत मिलती हैं वो इनको भी मिलेंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात पे ज़रूर खुश हूँ कि मुझे इस हद तक इंसाफ मिला कि मुझे मेरी मराहत दी जाएंगी या मुझे मेरा जो रुतबा था वो वापस मिला, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
कि वो जो इल्ज़ामात थे कि वाक़ई फैज़ साहब मेरे घर पे आए थे या नहीं आए थे, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और अगर उन तहकीकात के अंदर मैं झूठा साबित होता हूँ, तो फिर मुझे फांसी लगाइए, अदरवाइज़ आप जो है वो कटहरे में लाइए जनरल फैज़ हमीद को। ये कहा था उन्होंने। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात को बता के और पीटीआई का ये प्रोपेगेंडा करना कि जी वो अपने लिए फांसी मांग रहे हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या कहूँ। मतलब रोज़ाना ये प्रोपेगेंडा मैं आपको बताती हूँ और आपके सामने ही है। अब इससे बढ़ के मैं आपको क्या बताऊँ। इसके अलावा जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो है जी सनम जावेद के हवाले से। सनम जावेद की जहाँ भी कोई तस्वीर आती है, उनके साथ तैयबा राजा, उनकी सखी सहेली बेली नज़र आती हैं। आजकल उनके काफ़ी खिलाफ हो चुकी हैं, क्योंकि तैयबा राजा को ये लगता है कि 9 मई को तोड़-फोड़ और बदतमीज़ी करने में तो हम सब इन्वॉल्व थे। तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सनम जावेद को क्यों मिल रही है? इसके बारे में तफ़सीलात से आपको आगाह कर देती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है उसमें सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त फाइनली मिल गई है। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इसके ऊपर फैसला महफूज सुनाया और इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद पहले जो किए थे, अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के एपेलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद की अपील को मंजूर कर लिया और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। तो इलेक्शन लड़ने के बाद क्या होता है, इलेक्शन लड़ने से पहले क्या होता है, ये आपके सामने है। कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि एक तरफ देखें कोई भी क्रिमिनल, जैसे कि आप देखें अली अमीन गंडापुर जो है वो आपके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। दूसरी तरफ एक क्रिमिनल सहाफ़ी जो अपने आप को नाम नेहाद कहता है, इमरान रियाज, उसे 2 दफ़ा आपने पकड़ा और दोनों दफ़ा आपने उसको छोड़ दिया। हालाँकि उससे कम मुजरिम था जी असद तूर, उसको आपने ज़्यादा सज़ा दे दी। तो आपने उनको भी छोड़ दिया। अब उसके बाद ये जो 9 मई की क्रिमिनल खातून है जिसके वीडियोज़ मौजूद हैं ऑन स्क्रीन, उसके बावजूद आपने इसको जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। तो फिर अगर 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी इदारे जो हैं वो 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं दे सकते, या वो इस तरह के लोगों को रिलीफ़ दे रहे हैं, या रिलीफ़ मिल रहा है, या इदारे बेबस हैं और अदालतें उनको इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, या जैसे पेशावर हाई कोर्ट आजकल कर रही है, तो फिर उसके बाद जो है वो रियासत के रिट को तो कोई भी चैलेंज कर लेगा। कोई भी कहेगा कि हाँ ठीक है, हम ये करते हैं, हमें इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब मैंने आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है, वो है जी रेकोडिक मंसूबा बलूचिस्तान का मंज़ूर हो गया है। क्या मंसूबा है जिसकी वज़ह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नंबर 1 इकोनॉमी में मुल्क बनने जा रहा है। क्या तफ़सीलात है मैं आपको बताती हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा कि रेकोडिक मंसूबा बलूचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अभी 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तमाम ममालिक को कहा है कि अब हम कशकोल नहीं उठाएँगे, ना हम आपसे कर्ज मांगेंगे, बल्कि अब हम आपसे सरमायाकारी मांगेंगे ताकि पाकिस्तान आगे जाए। क्योंकि ये जो 5 साल है, यही पाकिस्तान का अब एक केस स्टडी समझ लें या टेस्ट केस समझ लें कि जिसके अंदर पाकिस्तान को या उभरना है या डूबना है। तो अल्लाह रहम करे कि डूबे, अल्लाह खैर करे कि पाकिस्तान जो है वो आगे जाएगा। पाकिस्तान से ये जो रेकोडिक मंसूबा है ना, बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर ये जो खोद के काने जो हैं उसमें से गोल्ड निकालते हैं, ये बेसिकली वो मंसूबा है। और इसमें बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द ने सीईओ मार्क ब्रेस्टिव की सरबराही के अंदर मुलाकात की शहबाज शरीफ से और मंसूबे की पेशरफ्त के ऊपर उनको ब्रीफिंग दी गई। और ब्रीफिंग में कहा गया कि रेकोडिक मंसूबे के ऊपर काम करने के लिए बलूचिस्तान के डोमिसाइल के जो अफराद हैं उनको पहले तरजीह दी जाएगी और फिर उसके बाद ख़वातीन समेत 100 अफराद को फ़नी तरबियत फ़राहम की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर काम होगा। खुशी की बात यह है कि अगर रेकोडिक मंसूबा जो है वो कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान के अंदर इतने ज़खायर हैं गोल्ड के, कोयले के, गैस के, मादनियात के, मिनरल्स के, आपके जीबी वाली साइड पर जाएँ तो जेमस्टोन्स के, इतना कुछ, जड़ी बूटियाँ, मैं कहती हूँ कि जितना अमीर मुल्क पाकिस्तान है, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर, इस तरह के इलाकों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाए जाते हैं ताकि पाकिस्तान को मौका ही ना मिले कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ सोचे या अपनी इकोनॉमी की तरफ सोचे। मगर अच्छी बात ये है कि ये मंसूबे जो हैं अब ये साइन हो चुके हैं और आने वाले दिन जो हैं वो बहुत ही इंशाल्लाह ताला ब्राइट होंगे और पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामज़न होगा। ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात मैं ज़रूर एहतजाज के तौर पर रिकॉर्ड करवाना चाहूँगी कि आम बंदा जो है, जो नौकरी पेशा है या जो बेचारा रेड़ी बान है या जो बेचारा
सड़कों के ऊपर काम कर रहा है या कोई मज़दूर है, उस बेचारे को क्या लगे कि रेकोडिक मंसूबा क्या है या हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या हैं या पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है। उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब है खाने से, उसको तो सिर्फ़ मतलब है रोटी से, कपड़े से, मकान से, या उसको मतलब है सेहत से, इलाज से, या उसको मतलब है कि उनके बिजली के बिल या गैस के बिल ज़्यादा ना आएँ। हम जैसे लोग इतना फ़ील कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का क्या बनेगा? आपके सामने हैं हालात। आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।